हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में टॉपिक वाइज चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसा आपके सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं उसी क्रम में हम लोग अपने जो सिलेबस का है ख़त्म करेंगे, सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देन जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक बार अपने मित्रों के संग ज़रूर शेयर कीजिए जो भी सेकेंड सेमेस्टर में है या जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है एलसीएम और एचसीएफ। वैसे बुक में तो मेंशन है कि 3 संख्याओं का लासा और मासा, लेकिन एग्ज़ाम में 3 संख्याओं से अधिक के भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक होता है अपवर्त और एक होता है समाप अपवर्त, है ना। तो जरा इन दो बातों को समझने का प्रयास करना। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपवर्त, तो इस अपवर्त का मतलब क्या होता है, और एक बात मैंने लिख दिया यहाँ पर समापवर्त, इसका मतलब क्या होता है। तो जरा मेरी बात को समझना। अपवर्त का मतलब वह होता है, जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने कहा 5। अब मैंने कहा कि 5 के अपवर्त आपको लिखने हैं, तो अपवर्त इन द सेंस कि 5 की टेबल आपको लिखनी है, यानी 5 और 5 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। यानी मैं बात करता हूँ कि अपवर्त क्या होता है, तो अपवर्त वह संख्या होती है जो आगे के गुणनखंड सेम होते हैं, या मैं ऐसे बताऊं कि जिनके बीच का गैप क्या होता है, सेम होता है। आप देखो यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आगे होगा, ऐसे करके सेम गैप होगा। तो अगर किसी भी संख्या के अपवर्त लिखने को आ जाएंगे तो बस आप उस संख्या को आगे उतने ही गैप से लिख देना है। क्या बात आपकी क्लियर हो गई है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, आपके पेपर में आया था कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे संख्याएं लिखी, मैंने आपसे पूछा कि ये जो संख्या लिखी है 5, इसका सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा। तो मेरी बात को समझना, जो सबसे छोटा अपवर्त होगा वह स्वयं संख्या होती है। भाई स्वयं, अगर मैं सबसे छोटे अपवर्त की बात करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट अपवर्त की बात करता हूँ, तो वो क्या होगा, वो स्वयं खुद होती है। कैसे, जैसे मैं 2 का अपवर्त लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2 दूना 4, 6, 8, ऐसे करके सोआन, आगे हम ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि इस जो ये 2 के अपवर्त लिखे हैं इनमें सबसे छोटा अपवर्त क्या है, तो सबसे छोटा जिस संख्या का अपवर्त लिखा है वही सबसे छोटा अपवर्त होता है। तो क्या पहली बात क्लियर है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, डन हो गया। लेकिन सबसे छोटा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा अपवर्त क्या है, भाई सबसे छोटा तो मैंने आपसे बता दिया कि सर ये है। क्या सबसे बड़ा अपवर्त आप ज्ञात कर सकते हो? नहीं सर, सबसे बड़ा अपवर्त हम इसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5-5 के गैप में संख्या इन्फानाइट तक जा सकती हैं, 2-2 के गैप तक संख्या इन्फानाइट तक जा सकती हैं, अनंत तक जा सकती हैं। इसीलिए हम किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है। किसी भी संख्या का बड़ा अपवर्त नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अगर छोटा अपवर्त की बात किया जाएगा तो वह स्वयं संख्या होगी। क्लियर होगा। दूसरी बात, तीसरी बात आप यहाँ पर समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्य का अपवर्त क्या होता है, शून्य के अपवर्त की अगर मैं बात करूं तो शून्य का केवल, चाहे छोटे की बात कर लें या सबसे बड़े की बात कर लें, चाहे छोटा अपवर्त हो या चाहे बड़ा अपवर्त हो, शून्य का अपवर्त हमेशा शून्य ही रहेगा।
तीन कंसेप्ट आपके क्लियर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, वो स्वयं ही होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा नहीं ज्ञात कर सकते। तीसरी बात, जीरो का अपवर्त सबसे छोटा पूछे या सबसे बड़ा पूछे, वो जीरो ही रहने वाला है। ये अपवर्त क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूँ सर समापवर्त की। समापवर्त क्या है, तो जरा मेरी बातों को समझना। जैसे मैं इस 5 को, इस 2 को, मैंने 2 संख्याएं लिखी थी, तो मैंने 5 लिखा और मैंने 2 लिखा। अब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जो इन दोनों से कट जाएं, वही कहलाती हैं समापवर्त। क्या बोला मैंने, ऐसी 2 संख्याएं, 2 या 2 से अधिक, 2 या फिर मोर देन 2 संख्याओं से जितनी भी संख्याएं कटेंगी वो समापवर्त कहलाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 5 और 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो पहली तो 10 संख्या विभाजित होगी। भाई 10 5 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कहा कि 5 और 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आप कहोगे कि 20, ये भी विभाजित होगी। तीसरी बात मैंने कहा कि 2 और 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 30। यानी ऐसे करके काफ़ी सारी संख्याएं होंगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित होंगी। तो 5 और 2 के अगर मैं अपवर्त की बात करूंगा तो ये सारे 5 और 2 के क्या हो जाएंगे, समापवर्त हो जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि 5 और 2 के समापवर्त क्या हैं, तो आप क्या कहोगे, सबसे छोटा जो 5 और 2 से सबसे छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए वो हो गई 10। 10 के बाद कौन सी संख्या विभाजित हो गई, 20। 20 के बाद कौन सी संख्या विभाजित हो गई, 30। 30 के बाद ऐसे क्रम चलता जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं 3 संख्याएं लिख दूं, मेरी बात को समझना, अगर मैं कल को 3 संख्याएं लिख देता हूं, मान लिया मैंने लिख दिया 6 और मैंने लिख दिया 3 और मैंने लिख दिया 12। अब मैंने कहा कि इनके आप हमें समापवर्त बताओ, जरा इनके समापवर्त बताओ। मैंने आपसे इतनी बात जानने की कोशिश की, तो आप समापवर्त कैसे बताओगे। भाई समापवर्त का मतलब होता है वह संख्या जो दी गई संख्याओं का फैक्टर, उससे विभाजित हो बस। तो देखो 6 और 3 और 12, सबसे छोटी संख्या तो 12 होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। 12 के बाद क्या होगी, 24 होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। 24 के बाद क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी जो इन तीनों से विभाजित होगी। तो ये सारे 12, 24, 36, 48 ये सब क्या कहलाएंगे, 6, 3, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि समापवर्त क्या है, तो आप बताओगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं तो वो कहलाएगा समापवर्त। फिर से समझना कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं प्रॉपर किसी एक संख्या को विभाजित करती हैं तो वो संख्या उन संख्याओं का समापवर्त कहलाएगी। क्या इतना बिल्कुल क्लियर हो गया है मेरे दोस्तों, इतना आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गई है, ये केवल भूमिका थी, ये इस चैप्टर की जो भूमिका थी उसको मैंने आपको बताया। अब जो समापवर्त हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वही एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। जरा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब हेडिंग हम लोग लगाएंगे समापवर्त। हेडिंग क्या लगाएंगे सर, समापवर्त। देखो समापवर्त आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका लघुत्तम समापवर्त, है ना। एक क्या होता है मेरे भाई, लघुत्तम समापवर्त, एक ये होता है, और दूसरा होता है आपका महत्तम समापवर्त, ठीक ना। ये क्या होता है भाई, महत्तम
समापवर्त, इतनी बात आपको समझना है, महत्तम समापवर्त। अब मेरे भाई बातों को समझना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और लघु महत्तम समापवर्त तो इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरी बात को समझना, क्योंकि डिफिनेशन में ही सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। लघुत्तम समापवर्त की अगर मैं परिभाषा की बात करूंगा, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूंगा, तो इसकी डिफिनेशन यह हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या, मेरी भाई बात को समझना, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, जो दी हुई संख्याओं से क्या हो भैया, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। मेरे भाई बात को समझना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है डिफिनेशन के ऊपर, बहुविकल्पी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज एलसीएम, यानी लासा क्या है। तो आपको याद रखना है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। विभाजित के आगे अगर आप एक शब्द लगा लोगे, कौन सा, पूर्णतया, कौन सा शब्द लगा लोगे, पूर्णतया, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब अभी आपको इनके और इनके बीच में अंतर बिल्कुल नहीं समझ आएगा, लेकिन अब अंतर समझ आने में आपको कुछ ही पल की देरी है। जैसे मैंने इसकी परिभाषा लिखा, एचसीएफ की परिभाषा लिखा, तो एचसीएफ की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है ना, संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। अब इसमें आप अंतर आसानी से पकड़ सकते हो, अंतर आसानी से पकड़ सकते हो। जरा मेरी बात को समझना, एक सेकंड इधर देखना, यहाँ पर एलसीएम में क्या है, एलसीएम में है तुम्हारे छोटी से छोटी संख्या, जबकि एचसीएफ में क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में है छोटी से छोटी संख्या और एचसीएफ में है बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पर लिखा है विभाजित हो और यहाँ पर है विभाजित करे। अब विभाजित करे और विभाजित हो में बहुत कॉमन सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है जो समझना है। देखो, जैसे मैंने कहा कि 2 और 5, 2 और 5 को ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो विभाजित करेगी दोनों को, तो आप बताओगे सर 1 है। 2 और 5 को एक एक ऐसी संख्या है जो विभाजित कर देगी पूर्णतया। विभाजित करने का मतलब है कि शेषफल उस स्थिति में 0 आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विभाजित करूं कि विभाजित हो छोटी से छोटी संख्या और विभाजित हो, तो 2 और 5 की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10, क्योंकि 10 5 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो एक्चुअल में जो सार है एलसीएम एचसीएफ का वो आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर बात करेगा 2 या फिर 2 से अधिक संख्याएं अगर किसी प्रॉपर संख्या को विभाजित कर रही हैं और उस स्थिति में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। मैंने माना कोई 10-12 संख्याएं मैंने लिख दी, लेकिन उन 10-12 संख्याओं में कोई एक कॉमन संख्या ऐसी मिल गई, हमें कॉमन फैक्टर हमें ऐसा मिल गया जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, तो वो उन दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपके। डन है चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में या आपके सिलेबस में मिलते हैं देखने को। क्लियर बात मेरे दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना।
ओके, अब देखो मैं आपको ले चलता हूँ एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं और कैसे आपको समझनी है, उनकी बातों को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ज़रा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, थोड़ा मैं एग्जाम्पल आपको एक डिस्कस करा दूं ताकि आपके समझ में चीज़ें आ जाएं। जैसे मैंने कहा 10, 15 और मैंने कहा कि 10, 15 और 45, 10, 15, 45 दोनों चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ का HCF एंड LCM आपको बताना है। अब देखो मैं बताऊंगा, इसके निकालने की विधियां कई होती हैं, 2 विधियां होती हैं, लेकिन पहले आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बताओ भाई, HCF का मतलब होता है कि विभाजित करे। तो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन तीनों को विभाजित करे और शेषफल 0 आए? तो आप कहोगे सर 5। क्या 5 से बड़ी कोई संख्या है? नहीं है, क्योंकि 5 से 10 भी विभाजित हो रहा है, 5 से 15 भी विभाजित हो रहा, 5 से 45 भी विभाजित हो रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है? 0। यानी यह 5 इन दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा? ये HCF कहलाएगा, मतलब ये महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? लेकिन अगर मैं यही पूछूं कि इन दी गई संख्याओं से कोई छोटी से छोटी संख्या विभाजित होगी, वो क्या कहलाएगी? LCM कहलाएगी। तो आप डायरेक्ट बताओगे कि सर 90 वह संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित होगी। 10 से भी 90 विभाजित होगी, 15 से भी 90 विभाजित होगी, 45 से भी 90 विभाजित होगी। भाई 15 पचे 75, 15 छक्का 90 डिवाइड, 45 दूना 90 डिवाइड और 10 नवैया 90 डिवाइड। मतलब ये 10, 15 और 45 का क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो क्या अंतर आपकी समझ में आ गया है? जो डिफिनेशन बताया केवल उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एग्जाम्पल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा, रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा, वह HCF कहलाएगी। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा, शेषफल 0 बचेगा, वह LCM कहलाएगी। और यही परिभाषा मैंने आपको बताई है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब 1 बाय 1 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आओ ज़रा हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे LCM कि LCM हम कैसे निकालते हैं। तो हम हेडिंग लगा देते हैं हम लोग LCM। LCM का मतलब क्या होता है आपको पता है? लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है सर? लघुत्तम समापवर्त होता है। इतनी बात आपको मैंने बता ही रखी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, लघुत्तम समापवर्त को जो निकालने की होती हैं वो 2 विधियां होती हैं। वह कितने विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि? तो फर्स्ट होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि कौन सी होती है मेरे भाई? तो होती है गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि की मैं बात करूं तो दूसरी होती है भाग विधि। इन दोनों विधियों को आपको समझना बहुत जरूरी बन जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एग्जाम्पल से दोनों अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कोई रख दिया आपसे, इन सवालों का आपके बुक से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, फिर देखना कैसे शानदार तरीके से आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ट्रस्ट करना मेरे दोस्त, थोड़ी देर बस, कंसेप्ट जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तब तक विश्वास रखना बस। गुणनखंड विधि की मैं बात करूं, एग्जाम्पल की मैं बात देता हूं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा एक आपके सामने 25, 75, ये हो गया 25, 75 और मैंने आपसे कह दिया 50। 25, 75, 50। हम क्या निकालने की बात कर रहे हैं? पहले LCM, HCF की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में हम HCF कैसे निकालते हैं? देखो
गुणनखंड विधि में हम करते क्या हैं, हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब आपको पता है सर क्या होता है? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब मेरे भाई क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य की संख्याएं किसी को नहीं पता होंगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से या फिर स्वयं से कटती हैं बस। जैसे मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उत्तर आएगा आपका 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी की बात करें तो CND कैन नॉट डिटरमाइन, के हम नहीं ज्ञात कर सकते सबसे बड़ी, क्योंकि संख्याएं इनफाइनाइट हैं, अनंत तक हैं। जहाँ तक हमारी रीच है हम वहाँ तक संख्याओं को गिन सकते हैं। ठीक बात ना? तो हम करते हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इन तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखते हैं। यहाँ मैंने 25 लिख लिया, यहाँ मैंने 75 लिख लिया और यहाँ मैंने 50 लिख लिया। अब इन संख्याओं के हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जब भी इस पॉइंट को आप कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगा। जब भी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो वह सदैव किससे विभाजित होगी, वह सदैव 5 से विभाजित होगी। जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह सदैव 5 से विभाजित होगी। तो हम 5 से इन संख्याओं को विभाजित करते हैं। भैया 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, फिर 5 से काटा कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा। अब ख़त्म काम, 1 आ गया तो बस रुक जाना है। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 2 बचा, 25 हो गया और 5 पंजे 25। फिर से 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं 3, ये 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3। अब ये 3 भी हमने क्या कर दिया, 1 आ गया तो रुक गए। वैसे 50 में देखेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 0 बच गया। ये 10 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब 2 5 से कटेगा नहीं तो 2 1 से, 2 एक कम 2। अब ये हमने गुणनखंड कर लिए, यानी 25 को अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं 25 को क्या कह सकता हूँ, मैं 25 के हमने गुणनखंड क्या क्या किए, तो 5 गुणे 5 हमने 25 के गुणनखंड कर दिए, 5 इंटू 5 हमने 75 के गुणनखंड कर दिए। 75 के गुणनखंड क्या आए, 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी ये आया 5 इंटू 5 इंटू के 3। हमने 50 के गुणनखंड कर दिए तो 50 के गुणनखंड आए 5 इंटू 5 इंटू 2। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। हम एलसीएम में क्या देखते हैं, जब भी गुणनखंड विधि देखेंगे तो गुणनखंड विधि में एलसीएम हमेशा याद रखना, जो चीज़ कॉमन होगी, जो चीज़ क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, जो कॉमन होगी, पहले तो हम उसको लेंगे। सबसे पहले जो कॉमन होगी सारी संख्याओं में उसको लेंगे। तो इन तीनों में आपको कॉमन उभयनिष्ठ क्या मिल रहा, तो आप 5 पे नज़र डालो। देखो 1 5 यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है, 1 5 आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 2 5 आपके मिल गए। 1 5 यहाँ से आप ले लोगे, 1 5 आप यहाँ से ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बचा 3 और 2, उभयनिष्ठ की बात खत्म, उभयनिष्ठ जितना था उतना मैंने ले लिया। अब जब केस में हम गुणनखंड निकालेंगे तो जो बच जाता, उभयनिष्ठ से जो बच जाता उसको भी ले लेते हैं। बचा 3 और 2, तो इस 3 को भी ले लेंगे और इस 2 को भी ले लेंगे। अब इसको गुणा करा देंगे, जो भी संख्या आएगी वो दी गई संख्याओं का एलसीएम होगी। अगर मैं बात करता हूँ तो 5 पंजे 25 या 75 दुना कितना हो गया, 150 हो गया। यानी 150 वह संख्या है जो 25 से, 75 से और 50 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या बात आपकी समझ में आई? बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं बता रहा हूँ।
देखो, अगर मैं 25 से काटूंगा तो 6 बार विभाजित हो जाएगा, 75 से काटूंगा तो 2 बार विभाजित हो जाएगा, 50 से काटूंगा तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा। क्या किसी कंडीशन में शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद जो कॉमन होता है पहले उनको लेते हैं, देन जो कॉमन नहीं बचा उन सभी को ले लेते हैं एलसीएम के केस में। तो एलसीएम के केस में जो नहीं बचा उसको भी ले लिया। 3 × 2 5 × 5 × 3 × 2 इज इक्वल टू 150। तो 150 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्त गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं सर? गुणनखंड विधि। अब मैं बात करता हूँ भाग विधि की। भाग विधि क्या है जरा इसको समझना। गुणनखंड विधि में हमने अलग अलग गुणनखंड किए हैं, लेकिन भाग विधि में हम एक में ही गुणनखंड करेंगे। यानी पहली संख्या 25 थी, दूसरी संख्या 75 थी और तीसरी संख्या क्या थी? 50 थी। अब इन संख्याओं के हम एक में ही गुणनखंड करेंगे। भाग विधि में हमें अलग अलग गुणनखंड करने की कोई नीड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भाग विधि में एक में ही गुणनखंड कर लेने हैं। ये सारी संख्याएं 5 से कट रही हैं तो हम 5 से काट देंगे। 5 पंजे 25 हो गया। 5 से 75 को काटेंगे तो 15 बार में, 5 से 50 को काटेंगे तो 10 बार में। अब ये भी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी, तो इनको 5 से काटते हैं। 5 × 5 15 जाएगा 3 बार में, 10 जाएगा 2 बार में। अब आप देखो 3 बचा और 2 बचा। 3 और 2 ये भी अपने आप से कटेंगी, तो पहले 3 को ख़त्म कर देते हैं। 3 × 3 2 कटेगा नहीं, तो 2 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब 2 से कटेगा तो 2 × 1 2, 2 × 2 और 2 × 2। अब 1 आ गया ना। अब नहीं करना कुछ। अब जितनी भी संख्याएं आई हैं, यहाँ कितनी संख्याएं आई हैं जरा ऊपर देखना इस चीज़ को। कितनी संख्याएं आई? 1 5, 1 5, 1 3 और 1 2। इनको लिख लो। 5 × 5 × 3 × 2 और इनका गुणा करा लोगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 150 आ जाएगा। आप देखो उन्हीं संख्याओं का आपने गुणनखंड विधि से निकाला तो भी आंसर वही आया। उन्हीं संख्याओं का आपने भाग विधि से निकाला तो भी आंसर वही आया। कहने का केवल इतना सा मकसद है कि आप कोई भी मेथड लगा लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो आपका एलसीएम हो या एचसीएफ हो आपका सेम आएगा। आई होप मैंने आपको समझाने में जो कोशिश की है वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फैक्टर विधि ये हो गई, डिवाइड मेथड ये हो गया, ये भाग विधि, ये गुणनखंड विधि। क्या चीज़ें क्लियर है मेरे भाई? बोलो क्या समझ में आ गया है? आ गया ना? अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फटाफट तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना? चलिए जी, मैं एक आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, ज़रा देखते हैं हमारे कितने दोस्त उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, बस अभी केवल यह जानकारी आप रखो। इसको साफ कर रहे हैं, इसको तो आप पता चल ही गया होगा। अब एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिख दिया। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 32 है, 32 के बाद मैंने कहा 64 है, 64 के बाद मैंने कहा 18 है का एलसीएम। एलसीएम का मतलब हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है, इस बात को आप याद रखना, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। अब कितने लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे? जो कंसेप्ट सीख पाए हैं वो ज़रूर कोशिश करें। कैसे लगाएंगे? देखो साथ में हम लोग हल करते हैं ना, साथ में। सबसे पहले 32 है तो 32 के हम अलग फैक्टर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कह रहा गुणनखंड विधि से लगाने की बात। दूसरी संख्या हमारी 64 है तो 64 के हम अलग गुणनखंड करेंगे। तीसरी संख्या हमारी 18 है तो 18 के हम अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ देखो सम संख्या, इकाई स्थान पर जब सम संख्या हो तो वो 2 से कटेगी। यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम।
तीनों संख्याएं सम हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, एक बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 से चला जाएगा 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई है। 64 को काटेंगे तो 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 32 बार में चला गया। फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 16 बार में। 2 से काटेंगे तो 8 बार में, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 1 बार में। देखो जब जब 1 आ जाता है तब हम रुक जाते हैं, उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 18 है, अब देखो 2 से काटेंगे 9 बार में। अब 9 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तो इसीलिए इसको 3 से काटेंगे। ये हो गया 3 तियाँ 9, और 3 एक कम 3 हो गया। क्लियर बात। अब मैं बताओ 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 32 को लिखूंगा 1 2 3 4 5, 2 में 5 बार लिख सकता हूँ 32 को, 1 2 3 4 और 5। मैंने 32 को 2 को 5 बार लिख दिया। मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 6 बार लिख सकता हूँ। भाई 2 6 बार में लिख दूंगा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 6 बार है। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, आप खुद से अपने बात से बताओ। 2 इसमें 1 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया। अब एलसीएम में क्या लेते हैं, सबसे पहले उभयनिष्ठ जो है। अब आप देखो तीनों में क्या कॉमन है, पहले तो तीनों में 2 कॉमन है, तो इस 2 को हमने ले लिया। अब और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ इन दोनों में ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, और ये 2 कॉमन मिल गया ना। अब क्या करेंगे, इस 3 को लिख लो पहले 2 बार, पहले इस 3 को लिख लो आप 2 बार, ठीक है ना। अब 2 कितनी बार लिखोगे आप जरा हमें बताओ, 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दो। 1 2 3 हो गया, फिर हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 5। अब इस 2 को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी कॉमन बन चुके ना, तो मैंने इसको नहीं लिखा, क्योंकि ये 2 कॉमन बन चुके, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया। पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कारण। इनको गुणा कराओ, 2 3 6, या पहले 2 2 का गुणा करा लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, और 64 इंटू 9 कराओ कितना आएगा, 64 इंटू 9 कराओ तो 9 चौके 36 हासिल 3 आ गया, 9 छक 54, 54 में 3 जोड़ोगे 55 56 57, कितना आ गया, 576 आ गया, 576। क्या 576 18 से डिवाइड है, क्योंकि 64 और 32 से तो वो डिवाइड है। भाई 64 और 32 से डिवाइड है, कैसे, तो 32 से कम 32, अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ। 18 से देखो, 18 तियाँ कितना होता है, 54, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54, कितना बचा, 55 56 57, 3 बचा 36, 18 दूना 36। ये संख्या 18 से पूर्णतया क्या है, विभाजित है। अब मैं 64 की बात कर रहा हूँ। 64 का मतलब क्या होता है कि 16 इंटू 4, जो भी संख्या होगी वो 8 से डिवाइड होगी। तो हमारा आंसर आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी 576 हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो ये 32 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 32 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 64 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर बिलीव नहीं है तो आप करके देख लेना। ये संख्या ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। क्या अब आपकी बात समझ में आ गई है, ये है गुणनखंड विधि। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको HCF की तरफ ले चलता हूँ, महत्तम समापवर्तक की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। आज की क्लास में केवल मैं आपको आपका जो बेस है, जो एक्चुअल में चैप्टर में आपको सीखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर देखना जब मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा तो शानदार तरीके से आप खुद ही कहोगे सर अब हमसे हो पा रहा है, अब आप अगला चैप्टर पढ़ाइए। आप खुद से कहोगे, बस ट्रस्ट रखना थोड़ी देर। देखो मैं अब आपको HCF की बात करता हूँ। HCF की मैं बात करूँ तो हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो महत्तम समापवर्त बोलते हैं। अब मेरे बात को समझने का प्रयास करना। जैसे LCM को निकालने की 2 विधियां होती हैं, वैसे HCF को भी निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? वही 2 विधियां जो मार्केट में प्रचलित हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। और एक विधि जो होती है वो होती है भाग विधि। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी भाग विधि। कौन कौन सी? एग्जाम्पल से मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, एग्जाम्पल जो अभी शुरुआत में बताया था 10, 15 और 45, यही एग्जाम्पल मैंने LCM में बताया था ना। तो अब यहाँ HCF में समझो। गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? गुणनखंड विधि का मतलब वह होता है कि इन संख्याओं के आप अलग अलग गुणनखंड करो। भाई 10 के गुणनखंड अभी आपने किया था, 15 के गुणनखंड अभी आपने किया, 45 के गुणनखंड अभी आपने किया। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया था? भाई 5 को आपने कहा था 10 को कहा था 5 गुणे 2, 15 को आपने कहा था कि 5 गुणे 3, 45 को आपने कहा था 5 तियाँ 15 तियाँ 45, यही ना कहा था। अब अगर मैं इनके HCF की बात करता हूँ, HCF की मतलब सर अगर मैं महत्तम समापवर्त की बात करता हूँ तो याद रखना गुणनखंड विधि के महत्तम समापवर्त में केवल हम उभयनिष्ठ जो होगा, जो गुणनखंड कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। जो गुणनखंड क्या होगा? कॉमन होगा, उसी को हम कंसीडर करते हैं बस। LCM में उभयनिष्ठ तो लेते ही लेते हैं, साथ में और चीज़ें भी ले लेते हैं, बट जो हमारा ये महत्तम समापवर्तक है इसमें केवल उभयनिष्ठ लेते हैं। यहाँ देखो क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है मेरे दोस्त? ये 5 उभयनिष्ठ मिल रहा। क्या कुछ और उभयनिष्ठ मिल रहा? नहीं। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने 2, 3 को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 यहाँ पर मिल रहा है बट यहाँ नहीं मिल रहा है। जो सारी संख्याओं में कॉमन मिल जाए वही होता है आपका HCF। अगर LCM की बात आता तो सारा कुछ उठाते, यहाँ से उभयनिष्ठ से एक उठाते बाकी सारा उठाते तो वो HCF, लेकिन यहाँ LCM होता। लेकिन HCF की बात कर रहा तो केवल कॉमन लेंगे जो उभयनिष्ठ होगा। ये होता गुणनखंड विधि। भाग विधि की बात करते हैं तो इस संख्या में भाग विधि को ज़रा समझना बहुत प्यार से। भाग विधि समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन विधि हम इसी विधि को बोलते हैं। संख्या कौन कौन सी लिखी थी? 10, 15 और संख्या कौन सी थी? 45 थी। ठीक है ना? 10, 15 और संख्या कौन सी थी? 45 थी। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? अब हम क्या करेंगे, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। जो संख्या मिड संख्या है, मिड का मतलब जो मध्य की संख्या है, जो संख्या बीच में है, भाग विधि की मैं बात कर रहा हूँ, जो संख्या बीच में है। भाई 10 सबसे छोटी है, 45 सबसे बड़ी है, इन दोनों के बीच में सबसे बीच में कौन सी संख्या? वो 15। इस संख्या को आप उठा लो, इस संख्या को आप उठा लिए ना। और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है? 10। छोटी संख्या 10 है ना, इससे आप विभाजित करो। भाई मिड संख्या को, जो मिडिल संख्या है, इसको आप छोटी संख्या से विभाजित करो। कितनी बार जाएगा? एक बार में। तो 10 एक कम 10, 15 से 10 घटाओगे तो 5 बचेगा। समझना, ये जो 5 है, अब ये जो शेषफल बचा है ना, ये अब आपके भागफल का काम करेगा। जो शेषफल बचा है ये आपका भागफल का काम करेगा। और जो शेषफल है ये होता भाज्य, ये भाजक, ये भागफल। समझना,
जो 5 बचा है, जो 5 बचा है ये भाजक का काम करेगा, नॉट अ भागफल। ये भाजक का काम करेगा और जो आपका यहाँ भाजक था वो अब भाज्य का काम करेगा। इस 10 को उठा के यहाँ रखो, रिमाइंडर से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स में, 5 2 जा 10, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आई जो इस संख्या को विभाजित कर रही है? आप कहोगे सर 5, आप क्या कहोगे 5। इस संख्या को उठा लो, बची कौन सी संख्या थी 45। भाई 10 15 को तो मैंने सॉल्व कर लिया, बची थी 45। अब इस 45 को आप इस संख्या से भाग करो, हमने इस संख्या से भाग किया, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 5 9 कितना हो गया 45 हो गया, पूरा पूरा कट गया ना। अब आप यहाँ देखो कि 5 से यहाँ भी संख्या पूरी पूरी कट रही है, 5 से यहाँ भी संख्या पूरी पूरी कट रही है, दोनों कंडीशनों में शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है बस काम खत्म। ऐसी कौन सी संख्या है जो भाग करने पर शेषफल 0 कर देती है? 5। ये 5 आपका उत्तर आ गया। यानी यहाँ से भी आपका HCF 5 आ रहा है, यहाँ से भी आपका HCF 5 आ रहा है। बस समझना ये है कि ये गुणनखंड विधि है जिसमें केवल हम उभयनिष्ठ कंडीशन को लेते हैं, लेकिन ये आपकी भाग विधि है जहाँ पर मिड नंबर को पहले स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा भाजक बन जाता है, जो यहाँ भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, और ऐसी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो ये आंसर हो गया। हो सकता है आपको भाग विधि एक बार में समझ में ना आई हो, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। गुणनखंड विधि तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, मैं भाग विधि का एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं रखता हूँ, ज़रा उस चीज़ को समझने का प्रयास करना। भाग विधि का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखो कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ये है आपका, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये हो गया 75, 75 के बाद मैंने कहा है यहाँ 50, और 50 के बाद मैंने कहा कि 150 है, का भाग विधि से, किस विधि से सर? तो भाग विधि से आपको HCF बताना है। अब HCF का हिंदी में लिखने का तो मतलब है नहीं, समझ जाओगे। HCF का मतलब क्या होता? मासा। तो HCF ज्ञात करो। बात क्लियर बिल्कुल हो गई, आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम देखेंगे कि इन सब में जो सबसे बीच में संख्या वो कौन सी? भाई 150 तो सबसे बड़ी है, अरे है ना सर, 150 सबसे बड़ी, 50 सबसे छोटी है, तो बीच में कौन सा नंबर आया? 75 आया। इस नंबर को हमने उठा लिया। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 50। 50 से हमने विभाजित किया, तो 50 की टेबल पढ़ें कि 75 से ज़्यादा ना हो, तो 50 से एक कम 50, कितना बचा भाई? 5 में से 0 गया तो 5 बच गया, और 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, 25 हो गया। अब 25 शेषफल बचा है, ये किसका काम करेगा? भाजक का काम करेगा, और जो यहाँ भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। 25 की टेबल में 50 कब आएगा? तो 2 बार में आएगा, 25 दूना 50 हो गया, ये कट गया ना, तो यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब आपका जो बची संख्या वो कौन सी थी सर? 150। 150 को उठा लो, यहाँ पर किस संख्या ने पूर्णतया विभाजित किया है? तो 25 ने। अब 25 आप यहाँ से लिख दो, 25 की टेबल पढ़ो कि 150 या तो पूरा विभाजित हो जाए या फिर इससे कम रहे, तो आप कहोगे 25 छक्का कितना होता है? 150 होता है। लो जी, कट गया। 25 वह नंबर है जो यहाँ से इन दोनों संख्या को भी विभाजित कर रही है और इन संख्या को भी विभाजित कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संख्या का HCF कितना होगा?
25 हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 से देखोगे 75 3 बार में, 25 से 50 2 बार में, और 25 से 150 6 बार में। क्या उम्मीद है आपको चीज़ें समझाने में मैं सफलता पा रहा हूँगा? क्या बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, क्या चीज़ें समझ में आ गई हैं? अब लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं फिर से एक बात आपको बता दूँ, मैंने अभी बुक का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखा है। बुक का कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी नहीं बताया है। देखो, मैं फिर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं, आपके बुक में जितने भी चैप्टर हैं, उन प्रत्येक चैप्टरों को मैं 4 से 5 क्लास में ख़त्म करूँगा। मैं 4 से 5 क्लास में ख़त्म करूँगा। पहली जो 2 क्लासें होंगी, फर्स्ट या फिर सेकंड, 1 या 2 क्लासों में तो पहले आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जिस भी स्टूडेंट को मैथ नहीं आती है, अगर उसने बेसिक सीख लिया ना तो मैथ वो सीख जाएगा। तो बेसिक बताऊंगा। देन फिर हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारे सीरीज के क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे जो बुक में दी गई है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, फिर मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और ऐसे एक चैप्टर की बात नहीं है, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को मैं कराऊंगा। रेगुलर ये क्लास चलेगी, रेगुलर। एक भी दिन अब लाइट वाइट ना आए वो बात अलग की है, अदरवाइज़ ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते मैं आपको जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 100 हो गया, 100 के बाद 150 हो गया, देन आपका 175 हो गया, ठीक है ना। इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम भी बताना है एंड आपको एचसीएफ भी बताना है। ये दोनों चीज़ें आपको बताना है इस क्वेश्चन की, और ये आज की क्लास का होमवर्क है। क्लास आपको कैसी लगी मेरे दोस्तों ज़रूर आप बताना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में सारा कुछ आया होगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हम आपको समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं। तो कमेंट करके ऑफलाइन आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।